एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, तीसरी आंख जब सक्रिय हो जाते हैं तो आप बोले थे कि जब तीसरी आंख सक्रिय हो जाता है तो एक नए डायमेंशन, एक न्यू आयाम में चेतना गति करने लगते हैं। कृपा करके उस आयाम पर कुछ प्रकाश डालें। तीसरी आंख हमारी जो दूसरे शरीर है, ईथरिक बॉडी, ऊर्जा शरीर, या जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये उसका हिस्सा है। इस शरीर का ये हिस्सा नहीं है। इसीलिए साइंटिफिक या वैज्ञानिकों ने इस शरीर को पूरे शल्य चिकित्सा कर डालते हैं और इसमें कहीं भी तीसरी आंख जैसी कोई चीज नहीं मिलता है। वो इसका हिस्सा नहीं है। समानतः इस आंख से जब हम जगत को देखते हैं, फिजिकल आई से, स्थूल आंख से, तो स्थूल हिस्सा जगत की दिखाई देता है। और तीसरी आंख से जब हम जगत को देखते हैं तो जगत के सूक्ष्म हिस्सा जो है से दिखाई देता है, जो इस आंख के पकड़ में नहीं है। जो ऊर्जा इस आंख में प्रवाह हो रहा है और इस आंख में प्रवाह होकर उसी ऊर्जा के द्वारा इस जगत को हम देख रहे हैं, स्थूल जगत का, यही ऊर्जा को एकाग्रता से या किसी चीज पर टकटकी लगाकर इन सब विधियों के द्वारा इस आंख को ठहराव, इस गति को रोक दिया जाता है। आंख पत्थर की जैसे ठहर जाता है। जब आंख पत्थर की जैसे ठहर जाता है तो आंख में किसी प्रकार के हलन चलन मूवमेंट नहीं होता है, तो ऊर्जा का गति जो है सो यहाँ पर रुक गया। लेकिन ऊर्जा का जो गति यहाँ पर रुक गया तो ऊर्जा तो बहेगा, ऊर्जा तो बहेगा, तो वह आसपास जो न्यूनतम रेजिस्टेंस का जो उसका ड्रॉप पॉइंट रहेगा, वहां से होकर जो है सो वह बहना शुरू कर देगा। जैसे हम एक गिलास पानी यहाँ पर अगर डालते हैं, पानी यहाँ से बहाव का रुख अख्तियार करता है, तो आसपास जो न्यूनतम रेजिस्टेंस फेस होगा वहाँ से पानी बहना शुरू कर देगा। लेकिन उसे हम अगर रोकते हैं वहाँ पर, तो फिर दूसरा जो न्यूनतम रेजिस्टेंसिंग होगा उसको वह वहाँ से पानी जो है सो लीक करके बहना शुरू कर देगा। तो जब ऊर्जा के प्रवाह हम यहाँ रोक देते हैं इस आंख में आने का, तो यही ऊर्जा जो है सो एक नए डायमेंशन में, एक नए आयाम में, एक दूसरा जो है आसपास की वह अपना वर्तुल खोजता है, जहाँ से वह जो है सो पुनः जो है न्यूनतम रेजिस्टेंस के साथ वह बात जाए। तो वह तीसरी आंख लगभग हाफ इंच अंदर दोनों भवों के मध्य में हुआ है। तो वह वहाँ जो ऊर्जा ऑटोमेटिक जो है सो वहाँ बहने लगती है। जब ऊर्जा उसमें प्रवाह होने लगता है तब इस आंख को रहते भी आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा ऑटोमेटिक जो है सो उसमें होकर प्रवाह होने लगा है। जब वहाँ वो प्रवाह हो जाता है तो वो कहा गया है तंत्र के किताब में, ये आंख जन्मों जन्मों से भूखी है, ऊर्जा ही इसका भोजन है। तो जब इसे ऊर्जा हो मिलने लगता है तो ये आंख जो है मैग्नेटिक है, चुंबकीय है, ये ऊर्जा को धीरे धीरे आत्मसात करने लगता है। तब साधना या एकाग्रता या ध्यान आसान हो जाता है। पहले तो ध्यान जो है एफर्ट के साथ शुरू करना पड़ता है, प्रयास के साथ शुरू करना पड़ता है। आप ध्यान में जाएंगे लेकिन तब ध्यान में के लिए प्रयास नहीं होगा, एफर्टलेस एफर्ट हो जाएगा, प्रयास रहित प्रयास, ऑटोमेटिक। जैसे श्वास आप ले रहे हैं, आपको इसके लिए कुछ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही जब वहाँ ऊर्जा उसको वो मैग्नेटिक फोर्स जो है थर्ड आई का सक्रिय हो जाता है, तो वो ऊर्जा को जो है सो आत्मसात करने लगता है, आत्मसात करने लगता है और धीरे धीरे एनर्जी को वो पीने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। तो सक्रिय होना इसका एक बात है। दूसरा, इसका मुख्य भोजन है ऊर्जा। जितना इसकी एनर्जी हम देते चले जाते हैं, ये इतना शक्तिशाली होता चला जाता है, उतना वाइटल होता चला जाता है। आप कहता है महावीर की मैं जीवन दृष्टि पढ़ रहा था। महावीर अपने
जीवन काल में जो साधना कर रहे थे, जब इस केंद्र को सक्रिय कर रहे थे, तो लगातार उनकी साधना खड़े-खड़े थे, बैठकर नहीं करते थे और उपवास की प्रक्रिया के द्वारा करते थे। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब भी पेट में जाता है, तो हमारा शरीर का सबसे मुख्य जो वर्क हो गया पहले खाना को डाइजेशन करना, क्योंकि खाना डाइजेशन नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा तो खाना ज़हर में तब्दील हो जाएगा। तो पहले खाना को डाइजेशन करना, तो जब ही पूरे ऊर्जा शरीर से जो है सो मस्तिष्क से, शरीर से पूरा ऊर्जा लेकर पेट में आ जाता है और खाना को डाइजेशन होने लगता है। तो मस्तिष्क से जब भी ऊर्जा पेट में आ जाता है तो आपको खाने के बाद नींद महसूस होने लगता है, वो निंदा महसूस होने लगता है। उतने काल के लिए आप जो है सो विश्राम में चले जाते हैं। लेकिन इसकी जो आज्ञा चक्र है, ये तीसरी नेत्रा है, इसको खोलने के लिए इसका लगातार हैमरिंग चाहिए, लगातार हैमरिंग चाहिए, सतत हैमरिंग चाहिए। जितना इस पर हैमरिंग आप करेंगे, सतत चोट, उतना जो है सो उसके सक्रिय होने की संभावना। अब जैसे आप 5 चोटें दे दिए, आप चले गए बाथरूम, जब तक बाथरूम से वापस आए हो 5 चोटें जो है सो आपका निष्फल हो गया, अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो महावीर ने ये अवधान देखें, इस प्रकार की जो है सो व्यवस्था देखें जो कि इसको सतत कंटिन्यूअस फोकस चाहिए, तो उन्होंने खाना छोड़ दिए, रात्रि भोजन छोड़ दिए, दिन में भी भोजन छोड़ दिए और सतत उस पर हैमरिंग करने लगे, सतत ऊर्जा का हैमरिंग। सतत ऊर्जा के हैमरिंग से जो है सो उस पर चोट पड़ते-पड़ते वह एक पॉइंट की एक आग के रूप गोला के रूप में बन जाता है। जैसे लेंस से जब हम सूरज की किरण को गुजारते हैं, तो वो लेंस के द्वारा वो किरण जो है सो संघनित होकर वो आग बन जाता है। इस एनर्जी को जब हम एक बिंदु पर क्रिस्टलाइज होते करते हैं, तो वो आग के रूप धारण कर लेता है और उसी एनर्जी से जो है सो बंधपन है जो नहीं टूटा है, उसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो वह एक छेद की तरह, जैसे एक आँख के बराबर छेद की तरह जो है सो वहाँ वो खुल जाता है और उसके बाद जो है सो एक अलग आयाम में चेतना जो है महसूस होने लगता है, जिसके हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किए हैं। जो अभी तक हमारा जो आकृति और ये शरीर की जो हम सीमा में जो अपने को महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस नहीं होता है, कुछ और महसूस होता है, मेरा विस्तार और हो गया किसी और डायमेंशन में। हमारे ये जो मस्तिष्क हैं, वह मुश्किल से 1/3 भाग सक्रिय है, 2/3 भाग ये निष्क्रिय है। बाकी शरीर के सारे अंग जो है पूरा सक्रिय है, निष्क्रिय कहीं नहीं है। वैज्ञानिक इसको जब रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि 2/3 भाग मस्तिष्क आखिर निष्क्रिय क्यों है, तो उनकी समझ में नहीं आता है। लेकिन ये योग की लगभग 20,000 वर्षों की लगातार प्रयास से साफ हो चुका है कि आज्ञा चक्र जब सक्रिय हो जाता है, तो मस्तिष्क का जो 2/3 भाग है, वो भी सक्रिय हो जाता है। उसमें भी ऊर्जा पास होना शुरू हो जाता है। जब वो सक्रिय हो जाता है, तो हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं और वो केंद्र के द्वारा हम एक नए डायमेंशन, एक नए लोक में हम प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे पहले जब उस आयाम में हम जाते हैं, तो अब जैसे देवता हैं, प्रेत हैं, हमारे मस्तिष्क जब वो सेंटर आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, तो हम देव योनि से संपर्क कर सकते हैं, हम प्रेत से संपर्क कर सकते हैं। जिसका थर्ड आई सक्रिय हो गया है, अगर वह दृष्टि डाले तो इतना यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जिसका थर्ड आई सक्रिय हो चुका है, वह देखेगा तो यहाँ एक प्रेत भी बैठा है, वो भी उसको दिखाई देगा। सामान्यतः स्थूल आंख से जो देख रहे हैं उनको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन थर्ड आई को जो उपलब्ध हो चुके हैं उनको वो आयाम दिखाई पड़ेगा। देवता से कम्युनिकेशन हो सकती है। अब ये देवता प्रेत जो कहेंगे अलग अलग आयाम में रहते हैं, अलग अलग लोक में रहते हैं, नहीं नहीं, ये हमारे ही आसपास में है और हमारे ही आसपास में है, इसी आकाश में है, लेकिन फिर भी हमसे नहीं मिलते हैं, फिर भी हमें कहीं जो है आर पार नहीं करते हैं, नहीं कहीं छूते हैं। कभी कभी किसी क्षण में जो है सो महसूस हो जाता है। जैसे ये कमरा है, ये कमरा अंधकार से भरा हुआ है, पूरा कमरा अंधकार से भरा है, कमरा का होल स्पेस अंधकार से भर चुका है। दूसरी बात, अब इस कमरा में एक दिया जला दें, पूरा कमरा दिया से भर गया।
अब इस कमरा में एक हम सुगंध जला दें, पूरा कमरा सुगंध से भी भर गया। अब सुगंध जब जाए, पूरा कमरा फैल रहा है, तो ये नहीं कहेगा जो कमरा जो कि पहले हमने दिया पूरा भर चुका है प्रकाश, अब सुगंध को भरने की कोई जगह नहीं है। सुगंध अपना आकाश ले लेता है। कोई एक म्यूजिक आप बजा दीजिए, तो म्यूजिक जब आप बजाते हैं तो वह भी जो है सो कमरा में फैल जाता है। सुगंध पहले भरा था, प्रकाश पहले से कमरा में भर गया था, अब तो जगह नहीं होनी चाहिए, म्यूजिक अपना आयाम ले लेता है। तो जो वस्तु होते हैं, जो वस्तु अस्तित्व में पाए जाते हैं, उस सब का अपना अपना आकाश है। म्यूजिक अपना आकाश ले लिए हैं, दिया जो है प्रकाश अपना आकाश ले लिया है, अंधेरा अपना आकाश लिए हुए हैं, और सुगंध अपना आकाश लिए हुए हैं। तो सबका अपना अपना आकाश है, उस आकाश में ये डायमेंशन में विचरण करते हैं। तो जब अज्ञान चक्र से मात्र वहाँ बोलना नहीं पड़ता है, वहाँ ओनली भाव कर दें, निस्तरंग, बिना साउंड के भाव आया, आप देवी उन से संपर्क में आ जाए। और इधर आप नीचे जब स्थूल जगत में देखेंगे, तो स्थूल जगत में जो सामान्य आदमी का स्थूल आंख से जो देखने की क्षमता है वही दिखाई देगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जो थर्ड आई स्थित है, जिसका सक्रिय हो गया है, वह जब उस पर दृष्टि डालेगा तो उसे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यहाँ अगर एक प्रेत बैठा है तो उसे वो महसूस हो जाएगा, यहाँ प्रेत महसूस है। इतना भी नहीं, अभी तक चिकित्सा विज्ञान जो है मरते हुए आदमी को पूरा निरीक्षण करके ये नहीं बता सकता है कि आदमी अब जाने वाला है, लेकिन जिसका तीसरी आंख सक्रिय है वह उस आदमी पर अगर नज़र डाले तो वो बता देगा कि आदमी कब जाने वाला है। क्यों? क्योंकि मृत्यु से पहले जो है सो दूसरे शरीर पर मृत्यु का आवरण हमारे दूसरे शरीर पर महसूस हो जाता है, और वह एक काली छाया की तरह दिखाई पड़ता है। वह काली छाया सघन हो गया तो लगभग जो है सो 6 महीने बिफोर वह जो है सो काली छाया को देखा जा सकता है, जिसका नॉर्मल भी थर्ड आई सक्रिय हो, और बताया जा सकता है कब ये आदमी जाने वाला है। जिसका थर्ड आई पूर्ण रूप से सक्रिय हो तो बच्चा जब जन्म लिया तभी उसको मृत्यु को घोषणा कर सकता है, क्योंकि उस समय जो काली छाया है बहुत सूक्ष्म है, ट्रांसपेरेंसी है, उसको पकड़ना बहुत बहुत इंटेलिजेंसी वहाँ मौजूद होनी चाहिए। पूर्ण सक्रिय होगा तभी पकड़ सकते हैं। तो उस आयाम में जो है उस डायमेंशन में जो उसका वर्क हो सकता है। तो सामान्यतः जो हम ये जो जीवन जीते हैं, और उसमें जो हमारी अभी 2 आँखों से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर में वह केंद्र मौजूद है, लेकिन बात वहाँ ऐसी ही है जैसे बल्ब लटका हो और विद्युत धारा बल्ब तक नहीं आ रहा है, बल्ब तो नहीं जलेगा ना। लेकिन अगर वो विद्युत धारा बल्ब तक आएगा तो बल्ब क्या होगा, पुनः जल जाएगा। तो अभी जो जीवन का विद्युत धारा है सो इसी स्थूल शरीर से होकर इसी 2 आँख में मौजूद है। तो उस आयाम की मुझे ज्ञान महसूस होने लगता है। जब वो विद्युत धारा को मोड़ दिया जाता है और दूसरे शरीर में जो स्थित वो जो थर्ड आया है उसमें वह गति करने लगते हैं, तो उसमें प्रवाह ऊर्जा के होने से वो जीवंत हो जाता है। तो मस्तिष्क में बहुत सारे केंद्र जो है सो विकसित होने लगता है। अब कहा गया है तंत्र के बुक में, जो कि तीसरी आंख की साधना करने से पहले साधक को शुद्धता पर बहुत ध्यान दिया जाता है। शारीरिक बहुत सारी ग्रंथियां हैं, वह विदा हो जाना चाहिए ध्यान प्रयोग से। मनोग्रंथियां हमारे पास बहुत सारे हैं, वह विदा हो जाना चाहिए ध्यान प्रयोग से। प्राणायाम के खास प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, उपवास के खास प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, योग साधना ध्यान के खास प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। अब आप थर्ड आई की साधना कर सकते हैं, क्योंकि इस मनोभूमि पर जब आप यात्री गुजर रहा है तो ये जो विराट शक्ति है, इतनी विशाल शक्ति, उस पृष्ठभूमि पर गुजरने से पहले थोड़ी शुद्धता उसको जरूरी है। क्योंकि जब वो थर्ड आई पूर्ण सक्रिय हो गया, और वहाँ अगर हम मात्र इतना ही थॉट करते हैं किसी का हत्या, तो हत्या हो जाएगा। थॉट बदलने का भी अवसर नहीं मिलेगा, या अपने ही बारे में सोचेंगे कि आत्मघात, तो आत्मघात हो जाएगा। विचार बदलने के भी वहाँ मौका नहीं मिलेगा, सेकंड भर का नहीं भी मिलेगा। तो योग की ग्रंथियों में ये कहा गया है, तंत्र का अवधारणा है कि पहले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से शुद्धि हो जाए और उसके बाद आप इस शक्ति की पृष्ठभूमि से गुजर सकते हैं।
जब उस शक्ति के पृष्ठभूमि से राही गुजरता है तो कल्पना यथार्थ, वहाँ दो चीज नहीं होते हैं, कल्पना यथार्थ एक ही हो जाता है। वहाँ एज यू थिंक एज यू प्रेजेंट, जो आप सोचेंगे वह जो है घटना तुरंत होने लगता है। समान भी जीवन में आप कभी ख्याल से भर जाते हैं, कोई मित्र जो लगता है कोई मित्र आने वाला है, अचानक देखते हैं द्वार पर दस्तक दे दिया, तो कहें कि संयोग है, संयोग नहीं है। जब समान भी जीवन में हमारा ये ऊर्जा तीसरी आंख पर फोकस में आ गया है तो वो कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। तो प्रकृति जो है सो हमें दो केंद्र को सक्रिय किया है। प्रकृति को जरूरी है एक काम केंद्र को सक्रिय किए हैं, और थोड़ा जो है बच्चों में वो सभी को थोड़ा आज्ञा चक्र को, थर्ड आई को हल्का सक्रिय कर दिया, क्योंकि उससे कम सक्रिय पर तो आप दिमाग काम ही नहीं करेगा। इतना से प्रकृति का काम चल गया, क्योंकि प्रकृति को लगातार संतत चाहिए, जीवन प्रक्रिया जारी होना चाहिए, प्रजनन क्रिया जारी रहना चाहिए। इसीलिए वो काम वासना को आकर चक्र को सक्रिय कर दिया। अगर मनुष्य को ही चक्र को सक्रिय करना पड़ता तो हजारों लाखों में जो है सो दो चार आदमी मात्र अनुभव कर पाते, क्योंकि और चक्र को प्रकृति को जरूरी नहीं है आपको सक्रिय करने की। और चक्र के सक्रिय के लिए कि आपको श्रम करना पड़ेगा, और श्रम के उस डायमेंशन से गुजर कर जो है सो वो चक्र जो है सक्रिय होता है। फिर उस चक्र से ऊर्जा जो है सो ऊर्ध्वरेतस होता है, होते 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 आज्ञा चक्र पर जाकर जो है फन के रूप में वह वहां पर मारता है। इसे उसे कुंडलनी में सांप के रूप में प्रतीक के सिंबल कहा गया है। सर्प को इंटेलिजेंसी का प्रतीक माना गया है। सर्प को कान नहीं होता है, लेकिन कान नहीं होता है तो वैज्ञानिक ये सोचते हैं ये सुनते कैसे हैं। तो बाद में अन्वेषण से पता चला जो कि इसका पूरा शरीर, ईच एवरी सेल, एक एक सेल से ये सुनता है, और उसमें हड्डी भी नहीं होता है। जब वो खड़ा होता है तो बिना हड्डी के मांसपेशी के सहारे खड़ा हो जाता है। तो मांसपेशी के सहारे कोई खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि ढांचा चाहिए उसके लिए हड्डी का, लेकिन वो ऊर्जा के बल से खड़ा हो जाता है। तो सारी हमारी ऊर्जा है सो काम केंद्र पर जो है कुंड मारकर जो है, जैसे सर्प कुंड मारकर सोया हुआ रहता है, ऐसे ही कुंड मारकर सोया हुआ रहता है। जब योग से, प्राणायाम से, आसन से, प्रत्याहार से हम इस पर प्रयोग करते हैं तो कुंड को में हैमरिंग होता है, हैमरिंग से एनर्जी जो है सो जागना शुरू कर जाता है। जैसे कोई सांप कुंडल मारकर बैठा हुआ है और उसको जरा सा आप एक कंकड़ फेंक दीजिए तो फन मारकर ऐसे खड़ा हो जाता है। ऐसे वहाँ ऊर्जा का एशफुलिंग होता है, और ये ऊर्जा जो है सो अभी जो हॉरिजेंटल एक्सेस में चल रहा है, हॉरिजेंटल एक्सेस न होकर ये वर्टिकल एक्सेस के रूप धारण कर लेता है, और ये ऊर्ध्वरेतस हो जाता है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। समानता हमारी मानता है काम वासना का केंद्र मूलाधार है, वो मूलाधार ही केंद्र पर केंद्रित है। काम वासना के केंद्र लगातार गतिमान है, समझ गए। जब कभी हम किसी लड़की को देखते हैं तो हमारे काम वासना के केंद्र आंख में आ गया। अगर उस पर साधक होश और संयम को साध ले तो उसके आंख में मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। कभी हम कोई ध्वनि और या कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो उस समय काम वासना का केंद्र कान में आ गया। उस पर अगर साधक होश को साध ले, सजगता को साध ले, तो वह एक कुशल लिसनर या राइट श्रावक कहा जा सकता है। उसे सुनने की क्षमता अद्वितीय हो सकता है, दिव्य हो सकता है। कभी काम वासना के केंद्र जीभ पर आ जाता है, वह उस पर अगर होश को साध ले तो वह एक कुशल वक्ता हो सकता है। तो ये केंद्र, कभी वह काम वासना के केंद्र जो है सो हाथ में आ जाता है, जब किसी को आप छूते हैं, अगर उस पर वह होश को साध ले तो उसका हाथ में जो है सो एक स्वास्थ्यदायक स्पर्श आ जाता है। जहाँ जिसको छू दे वहाँ वो जीवंत महसूस होते हैं। बीमार को छू दे तो स्वास्थ्य महसूस होने लगेगा। तो ये केंद्र हमेशा गतिशील है, इस केंद्र पर ध्यान है, साधना है, और जब वो थर्ड आई पर आप एनर्जी हमारा वहाँ बिलोंग करता है, वहाँ पर हम पहुँचते हैं, तब जो है सो मस्तिष्क का जो 2/3 भाग जो है, जो सोया हुआ है, वह सक्रिय हो जाता है। जब वो सक्रिय हो जाता है तभी हमें वार्ता करने के लिए वाणी के जोशे से ज़रूरी होना पड़ता है। तब वाणी का ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप उसको जो है सो मन में बोलेंगे, उसके दिमाग में पहुँच जाएगा।
कभी रास्ते पर चलते छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। आपसे आगे कोई 10 फलांग 5 फलांग दूरी पर कोई चल रहा है, नेट उसके चैथी पर आप मात्र फोकस करें, दोनों आँख से स्थिर देखते रहें 2 मिनट, और मात्र भीतर-भीतर अपने मन में बोलें, जो कि पीछे मुड़ कर देख, पीछे मुड़ कर देख, पीछे मुड़ कर देख। अचानक आप देखेंगे वो पीछे मुड़ कर देखा। ये पीछे से क्या है, आगे से इसकी कितनी संभावना है वो नहीं कहा जा सकता है। आगे से इसकी संभावना तो और है। तो यहाँ पर क्लियरेंस, दूरदृष्टि और सब आयाम की बहुत सारी चीज़ यहाँ पर खुलता है, और ये शक्ति का भूमि है। इसीलिए यात्री इस भूमि से गुजरने से पहले तंत्र की अवधारणा है, आप परिपूर्ण शुद्ध हो जाएं और आप में विवेक का जागरण हो, तब भी प्रकृति ये शक्ति देता है। कभी-कभी ये नेत्र जो है थर्ड आई, कोई साधक वर्षों से इस पर काम नहीं किया है, अचानक इस जन्म में काम कर रहा है, तो ये गर्म हो जाता है, आग हो जाता है, और इतनी आग हो जाता है बाहर तक चमड़ी जो है सो जलने का उसका बोध आ जाता है। बाहर से भी आदमी देखेगा कि चमड़ी आग से जल गया है। तो वहाँ तिब्बत में इसके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था था, बाहर से सर्जरी किया जाता था और सर्जरी करके पुनः उसको खोला जाता था। भारत में इसके लिए चंदन का प्रयोग किया जा रहा था। चंदन के टीके जो है सो थर्ड आई पर लगा दिया जाता था, ताकि चंदन का रेजिडेंस और सजगता का रेजिडेंस दोनों को बराबर मिलता है। तो उस पर उसमें ही मात्रा में अगर लगा दिया जाएगा, तो वह जो है सो शीतलता एक प्रदान करता है, तो जलन थोड़ा कम होता है। इस सब के लिए ये चंदन टीके इन सब को खोजा गया था। फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम तिलक, चंदन, टीके इन सारी व्यवस्थाओं पर बोलेंगे।